नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल इलाहाबाद में महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था वो खत्म हो गया है। महाकुंभ लगभग 45 दिनों तक चला। उसके बाद भी प्रयागराज लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पे महाकुंभ खत्म होने के बाद एक अनोखे प्रकार का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसे नाम सामाजिक न्याय महाकुंभ दिया गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मुख्य उद्बोधनकर्ता उस कार्यक्रम के डॉक्टर देवेंद्र यादव जी हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह का ये सामाजिक न्याय महाकुंभ है, आखिर इस महाकुंभ में क्या होने वाला है, किस तरह से ये महाकुंभ जो अभी हाल ही में महाकुंभ खत्म हुआ है उससे अलग है। बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भीम, जय मंडल, जय विज्ञान, जय संविधान। सर कैसे ये एक महाकुंभ तो अभी खत्म हुआ है, फिर दूसरे महाकुंभ की तैयारी चल रही है। कैसा महाकुंभ है ये? क्या उसी तरीके का महाकुंभ होगा ये भी? नहीं, ये महाकुंभ बिल्कुल उस महाकुंभ से अलग होगा। ये महाकुंभ सामाजिक न्याय का महाकुंभ है, जिसमें सामाजिक न्याय की बातें होंगी कि हमारा जो पिछड़ा दलित समाज है जो है उसका हक अधिकार कैसे छीना जा रहा है। इसमें वो सब बातें होंगी जो है कि कैसे दलित और पिछड़ों को एक किया जाए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, भाई राजनीतिक पार्टियां पीडीए बनाती हैं, वो अपने हिसाब से बनाती हैं। लेकिन हमारा जो पीडीए है, हमारा जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो बिल्कुल वो शुद्ध पीडीए है, जिसमें केवल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही होगा, जो है अगड़ा नहीं होगा उसमें। हाँ। अच्छा, ये जो अभी महाकुंभ बीता है जिसमें तमाम अलग अलग कोने से बाबा, साधु, संत, महात्मा आए थे, तो क्या इस कुंभ में भी उसी तरीके से संत महात्मा आएंगे? हाँ, हमारे कुंभ में भी संत महात्मा आएंगे, लेकिन वो शिक्षा के संत महात्मा होंगे। कोई रिटायर्ड आईएएस होगा, कोई प्रोफेसर है, कोई वर्तमान प्रोफेसर है, कोई हाई कोर्ट का वकील है। बड़े बड़े वकील हैं इस कार्यक्रम के। तो सहयोगी हाई कोर्ट के, जो प्रयागराज में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके तो वकील ही हैं इस कार्यक्रम के आयोजन करता जो है। तो मतलब ये ऐसा मंच है जो है, एक ऐसा गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया गया है कि जिस पर सभी जातियों की समान भूमिका हो, जो है जिस पर सभी जातियों को बराबर से अधिकार दिया गया है। हर जात के लोग हैं। लौटा नाम ने निषाद भी है, चौरसिया भी है, यादव भी है, पटेल भी है, मौर्य भी है, आयोजक में तो मुस्लिम भी है। लोग कौन कौन से आ रहे हैं? क्या ये जो कार्यक्रम है किसी मतलब सामाजिक जगह पे है या किसी बंद कमरे में है, किसी हॉल में है, किस जगह पे ये है? सरदार पटेल संस्थान है, लोपी बाग में जो है ये कार्यक्रम वही हो रहा है। उसका एक बड़ा सा हॉल है, उसको बुक कराया गया है इस कार्यक्रम के लिए। और इस कार्यक्रम के लिए ये कार्यक्रम फ्री स्टाइल जो है नहीं इस बार होगा, जो है कि जो आए लो बोल के चला जाए। हर वक्ता के लिए एक अलग अलग विषय रखा गया है। जैसे कि विषय है संविधान और सामाजिक न्याय, ये किसी एक वक्ता को दिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय बनाम धर्म, एक अलग विषय है। क्या सामाजिक न्याय धर्म जो है सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा है? बिल्कुल है रोड़ा। धर्म और सामाजिक न्याय एक साथ साथ नहीं चल सकते। धर्म जो है, कोई भी धर्म हो, वो पिछड़े और दलित को हमेशा दबा के रखना चाहता है। तो ये फिर आपने जो बात कही कि ये बिल्कुल एक अलग तरह का महाकुंभ होगा, तो ये एक अलग तरह का महाकुंभ हुआ कहाँ? क्योंकि जो अभी हाल ही में महाकुंभ इलाहाबाद में खत्म हुआ है उसमें भी देश के अलग अलग कोने से तमाम जातियों के लोग, वर्गों के लोग आए हुए थे। हरिजन भी आए थे, यादव भी आए थे, पटेल भी आए थे, कुशवाहा भी आए थे, या वो नीची से नीची जातियां, क्योंकि ये हमें नहीं कहना चाहिए नीची जातियां, सभी लोग समान हैं। जब हाथ, पांव, सिर, पैर सब एक समान है तो सभी लोग समान है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के आधार पे या कैटेगराइजेशन के आधार पे जो एससी, एसटी, ओबीसी की जातियां हैं, इन्हें एक तरह से नीचे माना गया है, निम्न श्रेणी की जातियां माना गया है। धर्म तो हाँ, तो ये सभी लोग नहीं, धर्म अगर हम बात करते हैं, धर्म ही केवल नहीं कहता है। ये तो जो विधि विधान, कानून, जो व्यवस्था देश के अंदर बनाई गई है संविधान के हिसाब से भी तो है। जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, संविधान के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हैं। वो 3 और 85 और 15 वाला तो है उसके हिसाब से। लेकिन जो ये कार्यक्रम है ये बिल्कुल अलग है।
ये इसमें सामाजिक न्याय की बात हो गई जो है नहीं कि आपके हक अधिकार जो है हाँ, कहाँ पे सुरक्षित है। आपके हक अधिकार संविधान में सुरक्षित है या मनुस्मृति में सुरक्षित है। ये समानता हाँ, लाने के लिए कुल ये मिलाकर के समानता कार्यक्रम लाना है, किया जा रहा है। कार्यक्रम में समानता लाना है, हम्म, लोगों को कैसे एकजुट के किया जा सकता है। और देखिए ना, सुनिए ना, जातिगत जनगणना की बात होगी, सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना कैसे एक साथ है जो है अच्छा, सामाजिक। जातिगत जनगणना का आपने टॉपिक छेड़ा, हाँ, वही बात उसी पे मैं अभी आने वाला था, क्योंकि कुंभ में मैंने बताया देश के अलग अलग कोनों से लोग आए थे, सबने देखा वहां पे कौन दलित है, कौन बैकवर्ड है, कौन जनरल है, किसी को कुछ पता नहीं, सब एक घाट पे नहा रहे थे। हाँ, आपने जातिगत जनगणना की बात कही, हाँ, सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि लगभग 60 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया है महाकुंभ में आकर के, लेकिन सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि ओबीसी की जनसंख्या देश के अंदर कितनी है, एससी की संख्या कितनी है और एसटी की संख्या कितनी है। आखिर जातिगत जनगणना से क्यों डर है, जब महाकुंभ में लोगों को ला करके बिना किसी आंकड़े के, बिना नाम के, बिना एड्रेस के जोड़ गिना जा सकता है, तो फिर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या फिर ऑफिशियली गांव गांव में सर्वे करके लोगों की जनसंख्या का पता क्यों नहीं लगाया जा सकता। असल में सरकार जो है जातिगत जनगणना से पीछे हटती है, डरना चाहते हैं, डरती है सरकार जो है, क्योंकि जातिगत जनगणना होने से एक ही चीज तो थोड़ा पता चलेगा कि वो ओबीसी 63% है या 65% है, दलित 27%, अल्पसंख्यक, उससे तो बहुत कुछ पता चलेगा। वो ओबीसी का जो विशेषाधिकार है वो किसने विशेषाधिकार उसका खा लिया, ओबीसी का। ओबीसी का विशेषाधिकार खाने वाला आखिर वो कौन है जो है, ये भी तो पता चलेगा। ये भी पता चलेगा आज की डेट में कि कुलपति राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने ओबीसी के कुलपति हैं। 88% सवर्ण कुलपति हैं। ये बस हमारे इंडिया का डाटा है, मैं पढ़ रहा था अभी एक दिन पहले जो 88% सवर्ण कुलपति हैं, 12% में बाकी सभी हैं जो। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस तरह के कार्यक्रम करने से, आयोजन करने से, या आज हम बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, इसको हम अभी ऑन एयर करेंगे, कुछ टाइम बाद इसे हम पब्लिश करेंगे, सोशल मीडियाज वगैरह पे डालेंगे, क्या लगता है जनता इसको देखेगी तो कुछ समझ में आएगा उसको कि किस चीज की बात हो रही है, हमारी हक हिस्सेदारी की बात हो रही है, किस तरह का बदलाव हम चाहते हैं, आप चाहते हैं? क्यों नहीं समझेगी। देखिए, जब बात होती है ना तो वो जनता के समझ में आता है बात जो है। ऐसा नहीं है कि वो बिना समझे जो है काट के उल्लू बन करके निकल जाती है। जो जनता आती है वो कुछ तो समझदार होगी, कुछ सामाजिक न्याय को जानती होगी, और जो नहीं जानती होगी वो उस कार्यक्रम से सीख के जाएगी। और कार्यक्रम का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कार्यक्रम कर दिए, गेस्ट अपने घर, जनता अपने घर। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय की दिशा और दशा जो तय करेगा। नंबर 1, ये सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा ये कार्यक्रम। नंबर 2, और इस कार्यक्रम से कुछ चुनिंदा लोगों को छांटा जाएगा जो कि सामाजिक न्याय को जो है आगे और आगे लेके जाएं। जैसे जो कारवां, जो बाबा साहब कहते थे कि मैं कारवां को इतना दूर तक लाया हूं, इसे आगे मत ले जाना तो पीछे भी मत ले जाना। तो ये कार्यक्रम वही है कि इस सामाजिक न्याय की बात को जो है गांव गांव फैलाया जाएगा जो है। तो ये बताइए, एक सरदार पटेल संस्थान से गांव गांव कैसे फैलेगी? जब गांव गांव फैलाना है तो हर एक गांव में चौपालें आयोजित करके, बैठकें करके लोगों को समझाना होगा। देखिए, उस सामाजिक न्याय के क्षेत्र जो कार्यक्रम है वहां से लोगों को चिन्हित किया जाएगा। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जो समाज के सक्षम लोग हैं या जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पदों पे है जहां से बदलाव संभव है, वो लोग आखिर इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आखिर ये जो समाज सेवी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, यही लोग, यानी कि मैं बेरोजगार से मतलब यह है कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन रोजगार किसी कारणवश उन्हें ना मिल सका, वही लोग क्यों आखिर इन रास्तों पे चलते हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं? देखिए, बदलाव सामाजिक न्याय की बात कभी नेता नहीं करेगा, वो सबको लेके चलता है। सामाजिक न्याय की बात हमेशा समाज सेवी करते हैं। आपने आरएसएस को देखा है? बीजेपी कभी बदलाव की बात करती है ना? आरएसएस 100 साल से लगातार इस पे काम कर रही है।
संस्कृति के रूप में जो है, कभी भाजपा इस तरह का काम नहीं करती, जो है हमेशा आरएसएस करती है। तो उसका एक विंग है भाजपा का, आरएसएस एक बड़ा विंग है। तो ऐसे ही एक बड़ा विंग जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है पार्टी के पैरेलल। ये बातें जो है पार्टियां नहीं करेंगी। पार्टी आपसे जातिगत जनगणना की बात कर लेगी, घोषणा पत्र में डाल देगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके हिसाब से आपको जो है न्याय दिलाएंगे, बस इतना तो करेगी। आरक्षण आपका जो है नहीं खाया जाएगा, इससे ज्यादा क्या बात करेगी वो। क्योंकि देखिए हम ओबीसी टाइम्स पे हैं, तो बात जातिगत जनगणना की अच्छी है, उसके साथ ही मुझे लगता है कि बात मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की होनी चाहिए। जातिगत जनगणना तो सबसे पहले बात करने वाले जो है आजाद भारत में बीपी मंडल ही थे। उन्होंने कहा भी था कि जातिगत जनगणना के बगैर हमारी जो 40 सिफारिशें हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है, जो है ना। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी वो 40 सिफारिशें तो दो ही तो लागू हुई है। एक तो 27% आरक्षण और जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक तो बीपी सिंह किए थे और एक दूसरा वो अर्जुन सिंह किए थे, और दोनों सवर्ण बिरादरी के लोग, और दोनों सवर्ण बिरादरी के लोग लागू करने वाले। आजकल ओबीसी का एक भी नेता जो है मंडल कमीशन की बातें नहीं करता है, जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओबीसी का एक भी नेता जो बची हुई 38 सिफारिशें हैं उसकी बात ही नहीं करता है, जो है पता नहीं क्या है उनको, या तो पता नहीं है कि बीपी मंडल थे कौन, जो है। अरे आजकल के लड़कों को ही नहीं पता है, जो है पता नहीं है, या बड़े लोगों की तरह वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर, हमें तो लगता है कि पता नहीं है, जो है। हाँ, हमें तो लगता है कि उनको पता नहीं कि बीपी मंडल आगे कुछ थे भी कि नहीं थे, जो है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में ऐसा संभव है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री थे वो। नहीं, बिहार के देखिए मुख्यमंत्री थे। मैं आजकल के यूथ की बात करता हूँ, जो है भाई हम लोग को इसलिए पता है ना क्योंकि हम लोग उसी बीपी मंडल का कमीशन का लाभ लेकर के आज डॉक्टर बने, इसलिए हमें पता है। आजकल के लड़कों को पता नहीं, जो है उनके माँ बाप उनसे बात करने में शर्माते हैं, जो है पता नहीं क्यों शर्माते हैं, और उसी मंडल कमीशन का लाभ लेकर के नौकरी पाए उसी की बात करने में अपने लड़कों को बताते नहीं है, जो पता नहीं। हम तो अपने लड़के को बताते हैं, जो है भीम के बारे में, बुद्ध के बारे में हमारा तो लड़का जान गया है। अच्छा, फिलहाल जो 9 तारीख का कार्यक्रम है प्रयागराज में, हाँ उसकी क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी है उस चीज को लेकर? उसकी तैयारी, इस कार्यक्रम को बहुत विस्तृत का कार्यक्रम जो है किया जाएगा, जो है जो आयोजक मंडल है, जो है सबसे पहले तो धन्यवाद हमसे आपको बात करने के बजाय उनसे बात करने। इस मुश्किल समय में मेरा तो छोड़िए, मैंने तो धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। एक अचल सिद्धार्थ वो तो किताब बांट रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, तो किताब बांटना भी गुनाह हो गया है आज की डेट में, और वो किताब जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत के आई है। तो ये मुश्किल समय है, ओबीसी दलित अल्पसंख्यक के लिए मुश्किल समय है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए के लिए मुश्किल। इस मुश्किल समय में अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है तो वाकई हिम्मत वाली बात है, जो है इसके लिए उनको जो है धन्यवाद ही नहीं, उनको तो सम्मानित किया जाना चाहिए, जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जहां तक मुझे खबर में मिली है कि उनके लिए सम्मानित किए जाने की प्लानिंग भी है उस कार्यक्रम में, जो है जो आयोजक मंडल है, जो जितने लोग हैं। जी जी, हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव जी थे, जो मुख्य उद्बोधन करता है उस कार्यक्रम के, जिनसे बातचीत हुई इस विषय पे कि आखिर ये जो कुंभ है वो उस महाकुंभ से कैसे अलग है, इसमें क्या क्या बातें होंगी। वो वीडियो में आपने देखा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं हम अगली वीडियो के माध्यम से। आपके कोई कमेंट्स होंगे, कोई सवाल होंगे, कमेंट्स के माध्यम से पूछेगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं 9 मार्च को। आप सभी लोग प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान जो अलोपी बाग चुंगी में है वहां जरूर आइएगा।